नमस्कार दोस्तों, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके सामने 31 मई 2023 के दैनिक क्विज प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसमें द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस तथा पीआईबी से संबंधित प्रमुख समाचारों को आधार बनाकर हम प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न आपको अभ्यास के लिए देंगे। साथ साथ विगत वर्षों में यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न हम आपको एक अभ्यास के लिए उपलब्ध कराएंगे। साथ साथ आज के किसी महत्वपूर्ण तथ्य के अंत में हम चर्चा करेंगे। आज के सत्र को प्रारंभ करें उससे पहले आप सभी अभ्यर्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस के द्वारा एक फ्री वर्कशॉप का आयोजन किया जा रहा है। इसे कल यानी 1 जून को शाम को 7 बजे प्रसारित किया जाएगा और इस वर्कशॉप में लाइव रूप में आप भाग लेकर ये सुनिश्चित कर पाएंगे कि आगामी 2024 की जो सिविल सेवा परीक्षा है उसकी तैयारी आप घर पर कैसे कर सकते हैं। उसके लिए संपूर्ण जो एक तरह से विधि है, पूरा जो तंत्र है, उसके बारे में हरस्मित सर के द्वारा यह जो वर्कशॉप संचालित किया जा रहा है उसमें बताया जाएगा। तो आप सभी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है उसके माध्यम से फ्री में अपना रजिस्ट्रेशन करें और कल शाम 7 बजे इस फ्री वर्कशॉप में भाग लें और घर में आप बैठकर कैसे अपनी सिविल सेवा की तैयारी 2024 के लिए कर सकते हैं उसके बारे में जो भी आपके एक तरह से प्रश्न हैं उनके समाधान आप प्राप्त करें। आज के दैनिक क्विज के हम पहले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कितने सही हैं? यह हैं। पहला कथन, 1961 में गोवा भारत का पूर्ण राज्य बन गया था। ध्यान रखें, ये 1961 में नहीं, 1987 में है। और एक तरह से आप देखें 30 मई 1987 को गोवा पूर्ण रूप से एक राज्य का दर्जा प्राप्त कर लेता है। तो इस आधार पर पहला कथन असत्य है। दूसरा, पुर्तगालियों द्वारा कब्जा किए जाने से पहले यह बीजापुर साम्राज्य का एक हिस्सा था। दूसरा कथन सत्य है। तीसरा, गोवा तथा दमन और दीव दोनों से पुर्तगालियों को खदेड़ने के लिए 1961 में ऑपरेशन विजय शुरू किया गया था। तो इसी ऑपरेशन विजय के माध्यम से गोवा तथा दमन और दीव से पुर्तगालियों को एक तरह से हटाया गया था। तो तीसरा कथन भी सत्य है। 2 और 3 यानी 2 हमारे कथन सत्य हैं, इसीलिए हमारा उत्तर है बी, केवल 2 कथन सत्य हैं। यहाँ पर प्रश्न का आधार प्रमुख रूप से ये है कि 30 मई यानी कल का जो दिन था वो गोवा के पूर्ण राज्य एक तरह से प्राप्त करने की स्थिति है जो 1987 में हुई थी। उसी के संदर्भ में प्रधानमंत्री जी के द्वारा गोवा को एक तरह से बधाई दी गई है। दूसरा प्रश्न हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कितने जल निकाय तुर्की की सीमा बनाते हैं? तो प्रमुख रूप से अगर हम तुर्की की भौगोलिक स्थिति को देखें तो तुर्की के आसपास अलग अलग जो भी एक जलराशियां हैं, जैसे अगर हम यहाँ पर काला सागर की स्थिति को देखते हैं, साथ साथ अगर हम देखें तो यहाँ पर भूमध्य सागर है और एजियन सागर है, और इसी के साथ साथ अगर हम देखें यहाँ पर बॉस्फोरस जल संधि है और साथ साथ डार्डेनलिस जल संधि है। तो ये अलग अलग जलराशियाँ यहाँ पर उपस्थित हैं। हम अपने अगर विकल्पों को देखें तो इसमें एजियन सागर सही है। इसी के साथ साथ बॉस्फोरस जलडमरू मध्य या इसको हम बॉस्फोरस जल संधि भी कहते हैं, एक ही बात है। और साथ साथ अगर हम देखें भूमध्य सागर, यानी 1, 3, 4। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो केवल 3 विकल्प हैं सही हैं, यानी 3 ऐसी जलराशियां हैं जो तुर्की के साथ सीमा बनाती हैं, यानी उत्तर है हमारा बी, केवल 3। यहाँ पर प्रश्न का प्रमुख रूप से आधार ये है कि अगर हम तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगन की बात करें तो उन्होंने अपने राष्ट्रपति के चुनाव में दोबारा एक तरह से विजय प्राप्त की है, जबकि माना जा रहा था कि इस बार वो काफ़ी कठिन एक तरह से प्रतिस्पर्धा में है। जो उनके विरोधी एक तरह से व्यक्ति थे जो उनको टक्कर दे रहे थे, उन्होंने अपने चुनाव को पूरी तरह से धार्मिक राष्ट्रवाद पर एक तरह से आगे बढ़ाया और उसी आधार पर वो रिकॉर्ड 5वीं बार राष्ट्रपति चुनाव को एक तरह से तुर्की में जीतने में सफल हुए हैं। फ्लेवनॉन्स एक प्रकार का पोषक तत्व है जो कुछ फलों और सब्जियों में पाया जाता है। इनमें प्रतिउपचारक यानी एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं। मानव शरीर में उनकी कमी वृद्धावस्था से संबंधित स्मृति हानि से जुड़ी है। आप ध्यान रखें, तीनों कथन यहाँ पर सत्य हैं, इसीलिए हमारा उत्तर हो जाता है सी, सभी तीनों कथन सत्य हैं। यहाँ पर अगर हम फ्लेवनॉल्स की प्रमुख रूप से बात करें, यहाँ पर अनुसंधान में माना गया है कि जो हमारी एक तरह से याददाश्त कमजोर करने की स्थिति रहती है उसमें प्रमुख रूप से जो फ्लेवनॉल्स है वो एक तरह से आपकी सहायता कर सकते हैं, आपकी याददाश्त जाने की स्थितियों को रोक सकते हैं। और ये कुछ फलों में पाया जाता है। और ये अगर हम फलों की बात करें तो इसमें अंगूर शामिल है, साथ साथ पीच, स्ट्रॉबेरी, ब्रोकली और टमाटर शामिल हैं। तो इनके उपयोग से जो भी फ्लेवनॉल का भाग है फलों से वो आपके शरीर में पहुंचता है और आपकी याददाश्त की जो स्थितियां उसको ये मजबूती प्रदान करता है। चौथे प्रश्न को हम देखते हैं, पॉलीजेनिक जोखिम स्कोर क्या है? तो ये एक तरह का परीक्षण है जिसके आधार पर आप देखें हृदय रोग होने की किसी भी व्यक्ति की जो एक तरह संभावना है उसका निर्धारण किया जाता है और ये आनुवंशिक एक तरह से परीक्षण के आधार पर होता है। आप इस टेस्ट का नाम ध्यान रखें, पॉलीजेनिक जोखिम स्कोर। अगर हम प्रमुख रूप से पॉलीजेनिक रिस्क स्कोर की बात करें तो ये हृदय के संदर्भ में जो बीमारियां हैं उसके बारे में एक आनुवंशिकी आधार पर परीक्षण करता है और जो एक तरह से कह सकते हैं युवा हैं उनके हृदय के संदर्भ में जो स्थितियां हैं उसको पॉलीजेनिक रिस्क स्कोर के माध्यम से आसानी से पता लगाया जा सकता है। दैनिक क्विज के दूसरे भाग में हम विगत वर्षों की प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न आपको अभ्यास के लिए देते हैं। आज 2020 की प्रारंभिक परीक्षा का प्रश्न हमने चुना है। प्रश्न को देखते हैं,
भारत के संविधान की किस अनुसूची के अधीन जनजातीय भूमि का खनन के लिए निजी पक्षकारों को अंतरण, अकृत और शून्य घोषित किया जा सकता है? ये सामान्य तौर पर आप देखिए 5वीं अनुसूची के अनुसार होता है, जिसमें जनजातीय एक तरह से जो क्षेत्र है वहाँ पर प्रमुख रूप से विशेष अधिकार दिए जाते हैं। तो इस आधार पर हमारा उत्तर हो जाता है बी, 5वीं अनुसूची। दैनिक क्विज के तीसरे और अंतिम भाग में हम आज के तथ्य की चर्चा करते हैं और आज का हमारा तथ्य EIACP से संदर्भित है, यानी एनवायरमेंटल इंफॉर्मेशन अवेयरनेस कैपेसिटी बिल्डिंग एंड लाइवलीहुड प्रोग्राम, पर्यावरण संबंधी जानकारी, जागरूकता, क्षमता निर्माण एवं आजीविका कार्यक्रम। तो प्रमुख रूप से इस कार्यक्रम के माध्यम से किस तरह की स्थितियां हो सकती हैं, कैसे ये कार्य करता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। आप ध्यान रखें, भारत में पर्यावरण की जो सूचना का तंत्र उसे मजबूत करने के लिए 1983 में कार्यक्रम शुरू किया गया एनविस, जिसको एनवायरमेंटल इंफॉर्मेशन सिस्टम कहा जाता है। इसके माध्यम से पर्यावरणीय जो सूचनाएं हैं उनको फैलाने के लिए अलग अलग केंद्र एक तरह से स्थापित किए गए, जो एनविस केंद्र कहलाते थे। इस प्रकार के जो केंद्र बनाए गए, इनके माध्यम से अलग अलग प्रकार की जो सूचनाएं हैं उसे डिसीजन मेकर, रिसर्चर, एकेडमिशियन, पॉलिसी प्लानर, साइंटिस्ट और जनरल पब्लिक को सामान्य लोगों तक पहुंचाने के लिए प्रयास किया गया। और इस तरह के जो सेंटर उन्हें प्रमुख रूप से अगर हम देखें तो स्वतंत्र जो भी संस्थाएं काम कर रही हैं, अलग अलग मंत्रालय, राज्य सरकार के जो विभाग हैं, संगठन हैं, या जो प्रमुख NGO हैं, या कह सकते हैं कि जो इंस्टीट्यूट्स ऑफ एक्सेलेंस है हायर एजुकेशन में, अनुसंधान में, वहाँ पर इन केंद्रों को स्थापित किया गया। एनविस स्कीम अगर हम देखें तो पहले एक स्कीम संचालित होती थी, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम फॉर एनवायरमेंटल अवेयरनेस पॉलिसी प्लानिंग एंड आउटकम एवेल्युएशन। तो ये जो एक तरह से योजना थी, उसके अंतर्गत अगर हम देखें तो एनविस को प्रमुख रूप से स्थापित किया गया। आगे चल के अगर हम देखें तो ये जो एक तरह से स्कीम है, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम फॉर एनवायरमेंटल अवेयरनेस पॉलिसी प्लानिंग एंड आउटकम एवेल्युएशन, इसको एक तरह से मिला दिया गया किस योजना में? एनवायरमेंट एजुकेशन अवेयरनेस रिसर्च एंड स्किल डेवलपमेंट, जो एक तरह से 2021-22 से 2025-26 के बीच में काम कर रही है। और ये जून 2022 में प्रमुख रूप से किया गया था। तो ये जो नई रिवैम्प्ड यानी नए रूप में संचालित योजना है, उसमें अगर हम देखें तो 3 अलग अलग कंपोनेंट हैं। उसी एक कंपोनेंट के भाग में EIACP काम करती है, यानी एनवायरमेंटल इंफॉर्मेशन अवेयरनेस कैपेसिटी बिल्डिंग एंड लाइवलीहुड प्रोग्राम। इसी के संदर्भ में प्रमुख रूप से हम बात कर रहे हैं। इसके प्रमुख रूप से अगर हम उद्देश्य देखें तो पहला उद्देश्य ये है कि सतत एक तरह से और हरित विकास को बढ़ावा देना, साथ साथ जो भी एक तरह से सेल्फ एम्प्लॉयड यूथ हैं उनमें भी आप देखें पर्यावरण के संदर्भ में स्थितियों को मजबूती देना। यहाँ पर कोशिश करना है कि जो परंपरागत क्षेत्र हैं पर्यावरण में सुधार करने के लिए, उनके अलावा जो नए उभरते हुए क्षेत्र हैं, जैसे अगर हम इलेक्ट्रिक वाहन की बात करें, या जो खतरनाक रसायन है या खतरनाक वेस्ट है, उसका सही रूप में प्रबंधन करना, और भविष्य में इनकी क्या स्थितियां हो सकती हैं, उनके बारे में भी ये सेंटर प्रमुख रूप से काम करते हैं। यहाँ पर आप देखें कि ये जो EIACP का प्रोग्राम है, ये मिशन लाइफ यानी लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट जो सरकार के द्वारा प्रारंभ किया गया है, यानी हमें जीवन अपना इस तरह से जीना है जो पर्यावरण के अनुकूल हो, तो उसके संदर्भ में जो स्थितियां हैं वो भी एक तरह से EIACP के माध्यम से सहायता प्राप्त करते हैं। सतत विकास के लिए जो भी एक तरह से औद्योगिक भागीदारी की जाती है, जिसमें तकनीकी या पर्यावरण के अनुकूल कोई प्रयास है, उसको भी EIACP के द्वारा समर्थन दिया जाता है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो सहयोग है, जिसके माध्यम से सतत विकास लक्ष्य जो 17 उनकी प्राप्ति में स्थितियां आसान हो पाए, उसके लिए भी इसके द्वारा कार्य किया जाता है। भारत में जो जनजातीय जनसंख्या है उनमें एक तरह से सतत रूप में उनकी आजीविका के साधन विकसित किए जा सके, या उनकी जो परंपरागत ज्ञान है उसका उपयोग किया जा सके, उसके लिए भी EIACP काम करता है। इन केंद्रों के द्वारा प्रमुख रूप से अनुसंधान और एक तरह से इनोवेशन या नए प्रकार के विचार उनको प्रेरित करने के लिए प्रयास किया जाता है, जो पर्यावरण को एक तरह से सहायक हो सकते हैं, उसके लिए भी ये काम करता है। साथ साथ हमारे भविष्य के जो नागरिक हैं, खासतौर पर अगर हम बच्चों की बात करें, तो वहाँ पर जागरूकता बढ़ाने के लिए और समुदाय में पर्यावरण को लेकर स्थितियाँ मजबूत हो पाएँ, वो उनके बारे में एक तरह से जागरूक हो पाएँ और पर्यावरण संरक्षण के लिए उनकी भागीदारी हो पाए, उसके लिए भी EIACP के द्वारा कार्य किया जाता है। तो जैसा इसका प्रमुख रूप से नाम है अगर हम देखें, यानी पर्यावरण संबंधी जानकारी, जागरूकता, क्षमता निर्माण और आजीविका कार्यक्रम, इन अलग अलग पक्षों के लिए EIACP के द्वारा प्रमुख रूप से काम किया जाता है। इसी के साथ साथ यहाँ पर आप ध्यान रखें, EIACP के जो केंद्र हैं उनके द्वारा लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट जो हमारी पहल चल रही है केंद्र सरकार की, उसमें भी प्रमुख रूप से समर्थन देने और लोगों की भागीदारी इकट्ठा करने के लिए प्रयास किया जाएगा। आज के दैनिक कुछ को यहीं पर समाप्त करते हैं। बायजूस एग्जाम पर IAS हिंदी को आप बहुत अधिक पसंद कर रहे हैं, अधिक से अधिक संख्या में लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो हमारे YouTube चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।